सो व्हाट इज वेव? सो हम अगर वेव की बात करेंगे तो ऐसा ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये हम बोलते हैं वेव। बट अगर हम उसको डिफाइन करना चाहे तो वेव का डेफिनेशन क्या होगा? सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वेव का डेफिनेशन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। तो हमारे पास सपोज पानी है, रिवर ले लो, ठीक है, रिवर में पानी, हमने क्या किया, उसमें एक पत्थर फेंका, ठीक है। पत्थर फेंकने से सपोज वो जहाँ पर हम पत्थर फेंक रहे वहाँ से थोड़ी दूर एक पत्ता था, लीफ गिरा हुआ था। तो अभी हमने क्या किया, वो रिवर में पत्थर फेंका। तो पत्थर फेंकने से क्या होगा, इमेजिन करो, जैसे ही हम पत्थर फेंकेंगे तो वो जो पानी था उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। पत्थर फेंकने से क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, यस और नो। और जितना एनर्जी, जितना फोर्स से हम पत्थर फेंकेंगे उतना ही फोर्स से क्या होगा, देखो वो एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएगा, पानी के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर होगा और वो जो लीफ था वो भी देखो थोड़ा दूर होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जैसे ही जितना फोर्स से मैंने वो पत्थर को फेंका वही एनर्जी के थ्रू, वही एनर्जी क्या हुआ, वो पानी के थ्रू ट्रांसफर होते गया और वो जो पत्ता था, लीफ था, वो भी क्या होने लगा, मूव होने लगा। क्यों मूव होने लगा? बिकॉज जो एनर्जी मैंने पत्थर पे फेंका था वो एनर्जी का क्या हुआ, पानी के थ्रू ट्रांसफर हुआ। तो हम उधर क्या बोलेंगे, हम क्या क्रिएट हुआ, वेव क्रिएट हुआ। तो हम वेव क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी का, पार्टिकल का एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो जो भी पार्टिकल प्रेजेंट थे वाटर में, वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे, पत्थर से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के थ्रू वो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और वही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ, और उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। ये क्या कर रहा था, पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तो हो गया वेव। वेव के भी टू टाइप्स है, वेव आर ऑफ टू टाइप, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। सो वेव के भी टू टाइप्स है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। सो व्हाट इज मैकेनिकल वेव एंड व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव? तो मैकेनिकल वेव हम किसको बोलेंगे, सो वैसे वेव जिसको ट्रांसफर होने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है। सो वैसे वेव जिनको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वैसे वेव को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। which requires medium for propagation। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल क्या हो गए फिर मैकेनिकल वेव्स के, वैसे वेव जिनको मीडियम की जरूरत है, साउंड वेव बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, एयर क्या है, मीडियम है जिसके थ्रू साउंड वेव प्रोपागेट हो रहे। तो साउंड वेव किसका एग्जाम्पल हो गया, मैकेनिकल वेव। सो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, साउंड वेव। देन अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, रिपल क्रिएटेड इन वाटर, वहां पर भी देखो वाटर क्या है, अपना एक मीडियम है ना जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, मैकेनिकल वेव का। सो ripple created in water, clear? mechanical wave। next is non mechanical wave। so non mechanical wave हम किसको बोलेंगे, तो वैसे वेव जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं रहेगी, वैसे वेव को हम क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव।
So non-mechanical wave which does not require medium for their propagation. So वैसे कौन से वेव है जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपगेशन के लिए? तो उसमें आता है एक्स-रे, यूवी रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर वेव, विजिबल रे। तो ये सारे वैसे वेव है, वैसे रेज है जिनको प्रोपगेट होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और यही सारे वेव क्या है अपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यही सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं लगता है प्रोपगेशन होने के लिए या ट्रांसफर होने के लिए। क्लियर? तो ये सारे अपने क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर भी हम एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसको बोलेंगे। क्लियर इतना? वेव और वेव के दो टाइप्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो वैसा कोई पार्टिकल जब ट्रांसफर होता है और वो पार्टिकल क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस करेगा and transmitted. These fields are transmitted in the form of wave. तो ये जो फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, वो वेव के फॉर्म में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मूव होने के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही वो कौन से फॉर्म में होगी? वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी और क्या होती जाएगी? प्रोपगेट होती जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये डायरेक्शन में। मतलब क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अल्टरनेटिवली और परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन में रोटेट प्रोपगेट हो रही है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन ऐसे प्रोपगेट होगा और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोपगेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये डायग्राम से वो क्लियर हुआ। देखो, सो कोई पार्टिकल है वो मूव हो रहा है, तो मूव होते टाइम देखो अपने को यहाँ पर दो वेव दिख रहे हैं, एक है रेड और एक है ब्लू। तो ये देखो, एक रेड है ये वाला वेव, तो ये वाला वेव जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव। और ये जो ब्लू है वो देखो ऐसे रोटेट हो रहा है, सो वो क्या है? अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो एक अगर स्ट्रेट है तो एक ऐसा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो दोनों भी क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और जो प्रोपगेट हो रहे वो डायरेक्शन कौन सा है? तो ये वाला डायरेक्शन। वो कौन सा डायरेक्शन में मूव हो रहे? देखो ये वाले डायरेक्शन में। तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया उसका मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहे। तो तीनों भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों भी क्या रहेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो क्लियर एवरीवन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो वैसे वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और वो दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी हम देखेंगे यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी।
उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर कोई भी वेव है तो वो वेव को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगेगा। जैसे कि कोई अगर अपने पास मैटर या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसका मास मेजर कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका मैं लेंथ मेजर कर सकती हूँ, यस और नो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्क्राइब करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर के लिए। बट जब हम बात करेंगे कोई वेव की या रेडिएशंस की, तो वहां पर हम कौन से प्रॉपर्टीज के थ्रू उनको डिस्क्राइब करेंगे, तो वही प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज, देन वेव एंड पार्टिकल नेचर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। अब हम वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रॉपर्टीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट है वेवलेंथ। सो जो भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो ये वेवलेंथ क्या होगा वो पहले हम देखेंगे। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रीस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो पहले तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्रॉ करती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो हम लोग ने अभी देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या रहेंगे, दो फील्ड रहते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो ग्रीन है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और पिंक वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या बोला, जो ये हो गया मेरा जीरो, जहां से मेरा वेव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जीरो के ऊपर की तरफ जो वेव जा रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। मतलब अब ऊपर की तरफ जब वेव जाता है, अपना जो भी ओरिजिन है उससे ऊपर की तरफ जो वेव जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्ट बोलेंगे। जो तो ये सारे पार्ट क्या है अपने क्रिस्ट, और जीरो से नीचे की तरफ जो जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो ये क्या हो गया मेरा ट्रफ। ठीक है, तो क्रिस्ट मतलब क्या, जो भी अपना ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से जब वेव ऊपर की तरफ जाता है तो ये सारे क्या हो गए अपने क्रिस्ट, और जो नीचे की तरफ फॉर्म होता है जीरो से नीचे की तरफ, दैट इज ट्रफ। तो अभी वेवलेंथ हम किसको बोलेंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट। तो जो भी अपने दो एडजेसेंट क्रिस्ट है, वो दोनों क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मतलब क्या, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेव है जो पिंक है, तो ये क्रिस्ट है उसका और एक ये क्रिस्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट। तो यहाँ पर हम जो क्रिस्ट ले रहे हैं ना, वो कौन सा लेंगे, सेम फील्ड वाला ही लेंगे। देखो यहाँ पर ये भी क्रिस्ट ही है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है। तो अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो हमें यहाँ तक मेजर करना पड़ेगा। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेव कंसीडर कर रहे हैं तो वो दोनों क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस लेंगे, और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला वेव कंसीडर किया है तो उनके दोनों क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस लेंगे। और यहाँ पर अगर ट्रफ के फॉर्म में भी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट, और हम बोल सकते हैं ट्रफ, उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंबल लैम्बडा से। सो वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्बडा से। अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो क्लियर, वेवलेंथ का डेफिनेशन, उसका सिंबल और उसका यूनिट, ये तो हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी। सो द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ वेव दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ वेव पासेस इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है,
ठीक है, ये अपना वेव हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेव पासेस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने वेव पास हो रहे, कितने वेव जनरेट हो रहे हैं, अगर वो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकेंड कितने वेव जनरेट हो रहे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर। सपोज यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट वेव ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक ये वेव है और एक ये वेव है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जो वेवलेंथ है यहाँ पर देखो बहुत ही कम है, यस और नो, डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। तो जितना वेवलेंथ कम है उतना फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा देखो, तो यहाँ पर देखो ज्यादा वेव जनरेट हो गए ना, 1 सेकेंड में इतने सारे वेव जनरेट हो गए, जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 सेकेंड में बहुत कम वेव जनरेट हो रहा है। तो जितना वेवलेंथ बढ़ा, यहाँ पर देखो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो जितना वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज पर सेकेंड नंबर ऑफ वेव जनरेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वेवलेंथ कम होने की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ वेव जनरेट हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। तो इजी पर सेकेंड कितने वेव जनरेट हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, न्यू। ऐसा यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। सो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। हर्ट्ज के लिए हम सिंबल यूज करते हैं HZ। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन, सिंबल और उसका SI यूनिट। क्लियर, इजी, स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे वेव नंबर। सो वेव नंबर हम किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो हमने फ्रीक्वेंसी में क्या बोला, पर सेकेंड जितने वेव जनरेट हो गए दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर हम किसको बोलेंगे, तो पर लेंथ कितने वेव जनरेट हो रहे हैं, 1 यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव जनरेट हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी में हम क्या बोलते थे, पर सेकेंड नंबर ऑफ वेव जनरेट, और वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव जनरेट इन यूनिट लेंथ। तो सपोज ये अपना यूनिट लेंथ है, तो ये यूनिट लेंथ में कितने वेव जनरेट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। और एक हम बोल सकते हैं, और एक डेफिनेशन वेव नंबर के लिए बोल सकते हैं, तो वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। तो हमने क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। तो वेव नंबर क्या है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, सेम, बिकॉज जैसे हमने फ्रीक्वेंसी में बोला था जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम था, सेम यहाँ पर भी वही होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ रहेगा उतना वेव नंबर कम हो जाएगा ना, बिकॉज पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ वेव कम हो जाएंगे जितना वेवलेंथ ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो आप ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, सो न्यू बार दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। लैम्डा क्या है, अपना वेवलेंथ। ऐसा अगर हम बात करेंगे सिंबल की, तो सिंबल इज न्यू बार। ऐसा यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज हाइट ऑफ क्रिस्ट। तो जो भी हम वेव ड्रॉ करते हैं, सो यहाँ पर जो ये हाइट है वेव का, सो ये हाइट को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्लियर। तो एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ द क्रिस्ट। सो हाइट ऑफ द क्रिस्ट इज एम्पलीट्यूड। इजी। सो हमने देखा फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, ये हो गए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है वो डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। अभी हम देखेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो फर्स्ट इज वेव नेचर। द फिनोमिनन सच एज डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ओनली द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो कोई कोई ऐसे फिनोमिना थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर को ही यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते, और कोई ऐसे भी फिनोमिना था तो जो हम वेव नेचर को यूज करके कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। कोई ऐसी वेव प्रॉपर्टीज या ऐसे फिनोमिनन थे जो वेव नेचर से इजीली कैलकुलेट हो रहे थे, बट ऐसे भी फिनोमिनन थे जो वेव नेचर से कैलकुलेट नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए फिर हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी है। तो वेव नेचर से हम कौन कौन से फिनोमिनन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो था डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऐसे फिनोमिनन थे जो हम वेव नेचर को यूज करके कैलकुलेट करते थे। तो अभी देखेंगे व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब क्या, देखो, अ वेव बेंड अराउंड बोथ द एजेस ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग एंड फॉर्मिंग अ सेमी सर्कुलर वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पर देखो, ये अपना एक वेव है, ठीक है। तो वेव ने जब हमने क्या किया, एक वॉल में सिर्फ होल क्रिएट किया। यहाँ पर क्या था, वो पूरा प्लेन में मेरे वेव थे, बट जब हमने क्या किया, उसको एक सिर्फ छोटा सा होल से ही वो वेव को पास करने दिया, तब क्या होगा, तो ये जो वेव थे वो अपने एजेस पे देखो बेंड हो रहे हैं। ये एजेस पे वो क्या हो जा रहे हैं, बेंड हो जा रहे हैं। पहले वो क्या थे, स्ट्रेट वेव अपने पास थे, बट जब उसको हम एक स्मॉल होल से पास करेंगे तो वो क्या हो रहा है, अपने जो एजेस थे उनके दोनों भी एजेस पे वो क्या हो जा रहे हैं, बेंड हो जा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन मतलब क्या, देखो, अ वेव बेंड अराउंड बोथ द एजेस। बोथ द एजेस में क्या हो रहे हैं, वो वेव बेंड हो रहे हैं। कब बेंड हो रहे हैं, जब हम स्मॉल ओपनिंग से उसको पास करेंगे, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सेमी सर्कुलर वेव फॉर्म कर रहे हैं। ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो ये जो फिनोमिनन था वो हमने सिर्फ वेव नेचर यूज करके एक्सप्लेन कर पाए थे। नेक्स्ट जो है वो है इंटरफेरेंस। अभी इंटरफेरेंस जो है वो टू टाइप्स के होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास दो वेव है, वेव 1 एंड वेव 2। अगर आप दोनों वेव को अच्छे से देखोगे तो हमें समझ में आएगा। देखो, जो वेव 1 का क्रिस्ट है और जो वेव 2 का क्रिस्ट है वो दोनों भी सेम तरह से ही है। यहाँ पर देखो, ये वेव 1 क्रिस्ट से स्टार्ट हो रहा है और जो अपना सेकेंड वेव है वो भी देखो क्रिस्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जब दो सिमिलर वेव ओवरलैप करेंगे, मतलब क्या, जब दोनों भी वेव का क्रिस्ट ओवरलैप करेगा और ट्रफ ओवरलैप करेगा ट्रफ के साथ, तो यहाँ पर जब हम ये दोनों वेव को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जो सेकेंड वेव का क्रिस्ट है वो फर्स्ट वेव के क्रिस्ट को ओवरलैप करेगा और सेकेंड वेव का ट्रफ फर्स्ट वेव के ट्रफ को ओवरलैप करेगा, बिकॉज दोनों भी वेव क्या है, सिमिलर टाइप के हैं। दोनों का क्रिस्ट आपस में ओवरलैप करेगा और ट्रफ ओवरलैप करेगा। तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगा, जब वेव 1 और वेव 2 को ऐड करने के बाद, ओवरलैप करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा हमें, वो क्या होगा, देखो, दोनों भी वेव का क्रिस्ट को ऐड करके रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगा, दोनों भी वेव का ट्रफ को ऐड करके हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगा। मतलब हम क्या बोलते हैं, जो रिजल्टेंट वेव है उसका देखो एम्पलीट्यूड, दोनों भी वेव का क्रिस्ट ऐड करके जितना होगा उतना जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा। मतलब क्या, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, क्रिस्ट का ओवरलैप क्रिस्ट से और ट्रफ का ओवरलैप ट्रफ से, और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड हमें दोनों का एडिशन होके मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, यहाँ पर भी देखो हमने दो वेव लिया है, वेव 1 एंड वेव 2, बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो मेरा फर्स्ट वेव है उसका क्रिस्ट और ये वेव का देखो यहाँ ट्रफ से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड वेव का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्रफ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम ये दो वेव को ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा,
फर्स्ट वेव का क्रीस्ट और सेकेंड वेव का ट्रफ ओवरलैप करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों का क्रीस्ट, दोनों का ट्रफ ओवरलैप कर रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट वेव का क्रीस्ट और सेकेंड वेव का ट्रफ ओवरलैप करेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड माइनस होगा। यहाँ पर दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, और हमें रिजल्टेंट वेव मिल रहा था। अब ये जो रिजल्टेंट वेव हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेगा, उसमें क्या होगा, क्रीस्ट और ट्रफ का एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा। और अगर दोनों का सेम एम्पलीट्यूड रहेगा तो रिजल्टेंट वेव देखो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज कोई भी वेव जनरेट नहीं होगा, बिकॉज दोनों का भी एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों भी वेव का एम्पलीट्यूड सेम है। और जब हम सेम वैल्यू को माइनस करते तो जीरो मिलेगा ना वैल्यू। तो सेम वे जब हमारा क्रीस्ट और ट्रफ ओवरलैप करता है और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था। तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिनन था और डिफ्रैक्शन फिनोमिनन था वो हमने वेव नेचर को यूज करके एक्सप्लेन किया। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर। और जब भी हम कोई वेव की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा था वेव क्या होता है, वेव का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो वेव में क्या होता है, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी वेव का डेफिनेशन में भी स्टडी किया था। पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब क्या, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है, सेकेंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल को। तो यहाँ पर जो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का कंटिन्यूअस मैनर में ट्रांसफर हो रहा है, यस और नो। यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो क्या है, कंटिन्यूअस मैनर में है, ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में रुक जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यू वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चालू रहेगा। इसलिए वेव नेचर की जब हम बात करते हैं, मतलब क्या, वहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है। तो ये हो गया वेव नेचर। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ये नेचर के बारे में डिस्कस किया गया था बाय मैक्सवेल। सो मैक्सवेल ने क्या बोला, जो भी अपना एनर्जी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, सो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या बोला, जो भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका एनर्जी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं h, यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट यूज कर रहे हैं h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो ये हो गया अपना एक इक्वेशन, E इक्वल्स टू एच न्यू। अब ये h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। सो मैक्सवेल प्लैंक ने जो डिस्कवरी दिया था वहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे h, और वो h क्या है, अपना प्लैंक कांस्टेंट। और ये वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, h का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे और उसकी वजह से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा E इक्वल्स टू एच न्यू। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर मतलब क्या, हमने वेव नेचर तो डिस्कस किया। पार्टिकल नेचर मीन्स व्हाट, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी है वो एनर्जी कौन से फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करेंगे पार्टिकल की तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में। वेव नेचर में हमने क्या देखा, जो एनर्जी था वो कंटिन्यू फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा था। बट जब हम पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल में जो एनर्जी पास हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जब पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो कौन से फॉर्म में पास होगा, पैकेट्स के फॉर्म में। और वो स्मॉल पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, एनर्जी कंटिन्यू फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है।
अब क्या होगा, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा ऐसा। तो ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर। और ये जो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में हमें मिल रहा है एनर्जी, तो ये स्मॉल पैकेट्स को हम क्या बोलेंगे, फोटोन। और ये जो फोटोन है वो हर एक फोटोन का जो एनर्जी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन यूज करके। तो हर एक फोटोन का एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं ये इक्वेशन को यूज करके। और जो स्मॉलेस्ट एनर्जी होता है, हर एक फोटोन के पास जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटा। सो क्वांटा मीन्स व्हाट, द स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ये जो हर एक फोटोन अपने पास प्रेजेंट है वो फोटोन का एनर्जी जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटा। क्लियर। तो यहाँ पर एनर्जी कैसे पास हो रहा है, क्वांटा के फॉर्म में, मतलब 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा। यहाँ पर कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी नहीं पास होगा, यहाँ पर ये पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी पास होगा। क्लियर। तो ये हो गया अपना डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर में पास होगा और उसी को हम बोलते हैं क्वांटा। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया अपना पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये था डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल का सेकेंड स्टेटमेंट। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर किया, वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। सो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा समझने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। सो फर्स्ट हम देखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सो जब भी कोई, सपोज ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को हम सपोज हीट दे रहे या कोई एनर्जी पास कर रहे, ठीक है, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम कोई भी प्रकार का एनर्जी देंगे तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होगा, हायर स्टेट में पास हो जाएगा। पहले वो ग्राउंड स्टेट में था, मतलब लोअर ऑर्बिटल में था, उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, लोअर स्टेट से मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ हायर स्टेट में चला जाएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हायर स्टेट में चला गया। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, एक्साइटेशन हो गया, एक्साइट हो गए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ये स्टेट में, वो स्टेट को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन अगर रिटर्न बैक ग्राउंड स्टेट में जब आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा। बिकॉज ग्राउंड स्टेट में उसका एनर्जी कुछ और था। हर एक, हम लोग को मालूम है, हर एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंट होता है। तो वो जब ग्राउंड स्टेट में था एनर्जी कम था, जैसे ही उसको एनर्जी मिला, ज्यादा एनर्जी हो गया, तो वो क्या हो गया, हायर स्टेट में चला गया, दैट इज एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था वही एनर्जी को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडिएशन इमिट हो रहा है। तो ये रेडिएशन जो इमिट हो रहे हैं, ये इमिटेड रेडिएशन का जब हम स्पेक्ट्रम, जो इमिटेड रेडिएशन है उसको अगर हम एक वे में मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। सो इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या, जो भी रेडिएशन इमिट हो रहा है उसको हम एक वे में मेजर करेंगे और वही स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम।
और यहाँ पर हम किसके लिए स्टडी करने वाले हैं, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एनर्जी पास करेंगे, एनर्जी पास करने पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होने के बाद वो वापस लोअर स्टेट में आएगा, जब वो लोअर स्टेट में आएगा एनर्जी को इमिट करेगा, और वही इमिटेड रेडिएशन का हमने क्या किया है, मेजरमेंट किया है, और वही स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, इमिशन स्पेक्ट्रम। सो ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। जब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम तो हमें कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। सो ये जो है ये है अपना हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन एटम पे क्या करेंगे, एनर्जी पास करेंगे, तो एनर्जी पास करने पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट, मतलब हायर स्टेट में चला जा रहा है। हायर स्टेट में वो रिटर्न आने के बाद एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, बराबर। वही इमिटेड रेडिएशन का ये स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसमें देखो हमें लाइंस के फॉर्म में वो मिल रहा है, दिख रहा है, ये जो स्मॉल स्मॉल लाइंस के फॉर्म में हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। और जो लाइन है वो कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, यस और नो। देखो कहीं कहीं लाइन जो है वो एकदम क्लोज है, कहीं कहीं जो है वो बहुत दूर है, कोई ऐसा भी रीजन है जहाँ पर कोई लाइन प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इमिशन स्पेक्ट्रा है वो लाइन के फॉर्म में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। तो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है वो लाइन के फॉर्म में मिल रहा है, और जो लाइन प्रेजेंट है इमिशन स्पेक्ट्रा में वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। देखो सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन has lines, therefore it is called line emission spectrum। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में। So the line emission spectrum of hydrogen is in discontinuous manner। ठीक है, सो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में है। तो जो भी रेडिएशन वो इमिट कर रहा है तो वो रेडिएशन का हम क्या कर सकते हैं, इजीली वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया है जो भी रेडिएशन होता है वो रेडिएशन के पास वेव नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेव लेंथ होता है, यस और नो। सो जो भी रेडिएशन वो इमिट कर रहा है वो रेडिएशन का वेव नंबर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के थ्रू हम कोई भी रेडिएशन का वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट सीरीज हमें दिख रहा है, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज। तो ये सारी सीरीज क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा हर एक सीरीज में तो टोटल ये जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन था वो फाइव डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू स्टडी किया गया था। सो यहाँ पर जो भी सीरीज का नेम है वो किसके अकॉर्डिंगली दिया गया है, तो वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि यहाँ पर ये नाम है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब क्या, तो यहाँ पर जो लाइमन साइंटिस्ट थे उन्होंने अल्ट्रावायलेट रीजन का जो रेडिएशन था उनके ऊपर स्टडी किया था। देन पार्शियली विजिबल रीजन पे बाल्मर साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, इसलिए वो सीरीज का नेम हो गया बाल्मर सीरीज। तो जो भी सीरीज है वो सीरीज के नेम किसके ऊपर से है, तो वो साइंटिस्ट के ऊपर से जिन्होंने वो रीजन पे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया था। तो वैसे अपने पास डिफरेंट 5 साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन स्टडी किया था। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे वेव नंबर का फॉर्मूला। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, न्यू बार इक्वल्स टू, बिकॉज वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार इक्वल्स टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये है कांस्टेंट वैल्यू,
जिसको हम आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बार का फॉर्मूला क्या होगा, आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये आर एच को हम बोलते हैं राइनबर्ग्स कांस्टेंट, राइनबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू है 109677। तो फॉर्मूला क्या होगा, न्यू बार इक्वल्स टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये n1 का वैल्यू क्या होगा और n2 का वैल्यू क्या होगा। तो n1 का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n2 का वैल्यू स्टार्ट होगा n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3 एंड सो ऑन। तो जो भी आप अगर n1 का वैल्यू 1 लोगे तो n2 का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, तो n1 + 1 मतलब 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो अगर आप n1 का वैल्यू 1 लोगे तो n2 का वैल्यू आप 2 से स्टार्ट करोगे। अगर आप n1 का वैल्यू 2 लोगे तो n2 का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 + 1 3 से स्टार्ट होगा। क्लियर। तो n2 का वैल्यू आप 3 4 5 एंड सो ऑन लोगे। अगर आप n1 का वैल्यू 3 से स्टार्ट करोगे तो n2 का वैल्यू 4 से स्टार्ट होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप वेव नंबर कैलकुलेट करोगे। अभी वेव नंबर आपको ऐसा इजीली नहीं पूछा जाएगा कि n1 का वैल्यू 1 है तो आप इसके लिए वेव नंबर कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन कैसे आता है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर ब्रैकेट सीरीज या लाइबन सीरीज या बाल्मर सीरीज के लिए आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं बाल्मर सीरीज के लिए बोल रही हूँ तो n1 का वैल्यू क्या रहेगा और n2 का वैल्यू क्या रहेगा, लाइबन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू क्या रहेगा, n2 का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा। तो वो हम वैल्यूज यहाँ ये बॉक्स से इजीली याद रख सकते हैं। तो जिसको ये बॉक्स के वैल्यूज याद रहेगा तो वो वेव नंबर कोई भी सीरीज के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखो लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू क्या है 1। तो ऑब्वियसली बात है n2 का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमने ही बोला ना n1 + 1 से, मतलब 1 + 1 2 से स्टार्ट होगा। अगर हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज तो बाल्मर सीरीज में n1 का वैल्यू होता है 2, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देन अगर पास्टन सीरीज है, पास्टन सीरीज में n1 का वैल्यू है 3, तो n2 का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा 3 + 1 4 से स्टार्ट होगा। देन अगर बात करेंगे हम पीफंड सीरीज की, तो पीफंड सीरीज में है n1 का वैल्यू 5, तो फिर n2 का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा 6 एंड 7 से। तो ये बॉक्स से आप n1 का वैल्यूज याद रख सकते हो, और जो भी सीरीज के लिए आपको पूछा जाए वो सीरीज के लिए आप वेव नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। तो ये हो गया फॉर्मूला वेव नंबर कैलकुलेट करने का, और ये हो गया डिफरेंट 5 सीरीज के लिए n1 और n2 का वैल्यूज। नेक्स्ट अभी हम